देखिए बेटा, हमने कल जो है गुरु नीति का हमारा पहला लेक्चर शुरू किया था और गुरु नीति के पहले लेक्चर में शायद हमने 1 to 19 अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बच्चा मुझे मैसेज करके ये बता दे कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं। ओके, देखिए बेटा, तो अभी हम आज जो है हमारा 19 से आगे का जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था उसको हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बेटा हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। कल एक बच्चे ने मेरे पास एक प्रॉब्लम सेंड किया था, तो एक बार हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन। जैसे बेटा किसी पार्टिकल की एनर्जी दी हुई है और एनर्जी जो है ना वो टाइम के फंक्शन में दी हुई है। ये सब बातें बेटा आप धीरे धीरे जब आगे फिजिक्स में चलते जाओगे तो आपको समझ में आती जाएंगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी दिया हुआ है किसी पार्टिकल का इन द फंक्शन ऑफ टाइम और उसकी वैल्यू दी हुई है ई टी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई एक्स पी माइनस एल्फा इंटू टी। ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर। और अपने को क्या क्या दिया हुआ बेटा, एक बार लिख लेते हैं। एल्फा की वैल्यू दी हुई है, एल्फा दिया हुआ है 0.2 पर सेकेंड, 0.2 पर सेकेंड। और मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर, मतलब ए को मेजर करने में हमने जो एरर किया है वो दिया हुआ है 1.25%। मतलब ए के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 1.25% है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम टी को मेजर करने में जो एरर किया गया है वो 1.50% है। भाई हमें फाइंड करके दिखाना है, फाइंड द एरर इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अपने को है ना एनर्जी के अंदर एरर फाइंड करके दिखाना है बेटा। और कब फाइंड करके दिखाना है, एट जब टाइम कितना हो जाए, जब टाइम 5 सेकेंड हो जाए। जब टाइम, जब पार्टिकल को चलते हुए 5 सेकेंड हो गई हैं, मीन्स एट द टाइम ऑफ 5 सेकेंड, उस समय हमें एनर्जी के अंदर एरर कैलकुलेट करना है। एनर्जी हमारे पास दी हुई है, एनर्जी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम में दिया हुआ है, एल्फा की वैल्यू दी हुई है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए दिया हुआ है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी दिया हुआ है। अपने को एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएं, देखिए बेटा, ये जो हमारे पास एनर्जी दिया हुआ था ई टी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यहाँ लिख लो ए स्क्वेयर, और इसके साथ जो लिखा हुआ है ना ये ई एक्स पी, बेटा ये एक्सपोनेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ ई एक्स पी के साथ जो भी होता है वो ई की पावर बन जाता है। तो यहाँ बन गया ई की पावर माइनस एल्फा इंटू टी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। जो ई एक्स पी लिखा हुआ होता है वो एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, हम ई की पावर बना देते हैं। अब अगला स्टेप देखिए। अब आप एक काम कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बाकी तो सारे बता दिए थे, एरर के ऊपर बेस हुए किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ एक लास्ट टाइप बची हुई थी, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ बेटा हमें क्या करना होता है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है ना, आप इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग, या आप ऐसा भी लिख सकते हो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो कितना हो गया, देखो आप लॉग को है ना ln भी लिख सकते हो, या आप लॉग ऐसा करके और उसके साथ नीचे ई लगा सकते हो, ये भी नेचुरल लॉग है। और ये ln करके लिखा है मैंने, ये भी नेचुरल लॉग होता है बेटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया ln, और यहाँ हो जाएगा ई टी इज इक्वल टू, यहाँ बेटा लगा लॉग, और अंदर लिखा हुआ है ए स्क्वेयर और ई की पावर माइनस एल्फा इंटू टी। अब उससे अगला स्टेप देखिए बेटा कैसे सोल्व करेंगे। एक बार इसको ऐसे ही लिख लीजिए, log ई टी इज इक्वल टू, बेटा ये बन गया log m मल्टीप्लाई n। देखो log के अंदर दो चीजों की गुणा हो रही है,
तो बेटा एक ये ना फॉर्मूला होता है, मैं आगे लिख के बता देता हूँ आपको। लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी है भाई। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, लॉग m मल्टीप्लाई n होना, तो वो क्या हो जाता है? वो बेटा log m और प्लस log n हो जाता है। ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं? कोई भी बच्चा मुझे बता दे बेटा मैसेज करके। ओके, ठीक है बेटा। देखिए हमने यहाँ बेटा log m मल्टीप्लाई n होता है ना, उसको log m प्लस log n लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ देखिए, आप पीछे वापस चलिए, log m और n की गुणा हो रही है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, log a स्क्वायर और प्लस log, और आगे ये है e की पावर माइनस अल्फा टी, ऐसा लिख दिया मैंने। अब अगला स्टेप देखो बेटा, और ln की जगह आप log ऐसा लिख सकते हैं बेटा, मैंने पहले भी बताया आपको, log et इज इक्वल टू, बेटा अब अगली प्रॉपर्टी देखो log की, log m की पावर n हो ना, तो n आगे आ जाता है, तो क्या बन जाता है? n log m बन जाता है। ये सब log की प्रॉपर्टी है बेटा। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 तो आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा log a। अच्छा अब अगली प्रॉपर्टी सुनो, log, और फिर बेटा e की कुछ भी पावर दी हुई हो, e की कितनी भी पावर दी हुई हो, log से e खत्म हो जाता है, सिर्फ पावर पावर बच जाती है। log e का मतलब होता है एंटी लॉग, और ये log है, log से एंटी लॉग खत्म, सिर्फ पावर पावर बच जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगी? सिर्फ पावर बचेगी। पावर कितनी है? माइनस अल्फा टी है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ बेटा, आपको आगे समझाने के लिए। हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, log ई टी इज इक्वल टू, और यहाँ है ए स्क्वायर, और log, एक बार मैं देख लेता हूँ, सॉरी 2 log ए था बेटा। क्या था हमारे पास यहाँ? 2 log ए ऐसे था, एक सेकेंड, 2 log ए और फिर माइनस अल्फा टी है। अब आप एक काम कीजिए बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। देखो हमने आपको एरर से रिलेटेड भी बताया, एरर इन सम बताया, एरर इन सब्ट्रैक्शन बताया, एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन डिवीजन बताया, और उसके बाद बेटा एरर इन ए क्वांटिटी रेज टू सम पावर वाला बताया था। तो बेसिक तो वही है बेटा 5। वो पांचों फार्मूले जब नहीं लगे ना, तो सिर्फ लास्ट में ये फार्मूला लगता है log वाला, इसका ध्यान रखें। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इसके ऊपर बेस। अब आप क्या करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ है ना आप डिफरेंशिएशन करो। देखो भाई डिफरेंशिएशन, अब आप याद कर लीजिए बेटा, ये बार बार यूज नहीं होता, थोड़ा बहुत ही यूज होता है डिफरेंशिएशन का, इसलिए उसको हमें कंप्लीट सीखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लीजिए। log के साथ जो भी लिखा हुआ होता है ना, उसका क्या हो जाएगा? वो 1 के नीचे आ जाएगा, तो 1/e और t हो गया भाई। भाई log के साथ तो et है, ये तो आ गया 1 के नीचे। अब et का कितना हो जाएगा? तो et का हो जाएगा, डेल लिख लो, चलो et का हो जाएगा बेटा डेल और et इज इक्वल टू, बेटा 2 तो बाहर है गुणा में, तो 2 तो बाहर ही रहेगा। अब मैंने क्या सिखाया? log के साथ जो भी है वो 1 के नीचे, तो 1 के नीचे तो a आ गया। अब a का क्या होता है? तो a का हो जाएगा डेल a, माइनस अल्फा तो है बेटा कांस्टेंट, और t का क्या हो जाएगा? t का हो जाएगा बेटा डेल t। कांस्टेंट चीज जब बेटा मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होती है तो वहीं पड़ी रहती है, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता है। अब अगली बात सुनो भाई, ये आ गया डेल्टा ई, और एक बार थोड़ी देर के लिए मैं ई के साथ वाला टी है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बेटा, इसको कोई जरूरत नहीं है इसकी। डेल्टा ई ओवर ई इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए ओवर ए, और माइनस है बेटा ये जो अल्फा है, मैं एक काम करूं, डेल्टा टी को टी से भाग कर दूं और इसको टी से ही गुणा कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अगला काम देखो, मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर के रूप में लिख दिया मैंने इसको। डेल्टा ई ओवर ई मल्टीप्लाई 100, तो ये तो आ जाएगा एनर्जी के अंदर एरर। अच्छा
2 इंटू बेटा डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई 100 क्या है, ए के अंदर परसेंटेज एरर। बेटा ड्यू टू स्लो नेटवर्क हमारा जो है क्लास एक बार बैक कर गया था, एक बार मैं लिख लेता हूँ हमारा जहाँ तक सोल्व हो गया है। हमारा आ गया था क्वेश्चन डेल्टा ई ओवर ई मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 हमने कर दिया था, और माइनस एल्फा इंटू टी, और फिर बेटा डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाई 100 हमने कर दिया था। अब देखो अपने पास बेटा डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई 100 इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया हुआ है बेटा, ये परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है 1.25%। अच्छा डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन टाइम दिया हुआ है 1.50%। और बेटा अपने पास अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 0.2 पर सेकंड। और बेटा अपने पास एरर फाइंड करके दिखानी है एट कब, एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखो आपके सामने सब वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 इसकी जगह लिखो 1.25 लिखो, माइनस एल्फा की वैल्यू 0.2 लिखो, टी की वैल्यू 5 लिखो, और डेल्टा टी ओवर टी इंटू 100 की जगह आप 1.5 लिखो। इस सारे को आप सोल्व करो, दिस इज योर आंसर। तो ये बेटा हमारे पास एक गुड़िया ने क्वेश्चन सेंड किया था, तो उसके हमने इस प्रॉब्लम को कर दिया है सोल्व। अब हम ले लेते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा अपनी गुरु नीति के ऊपर, और गुरु नीति पे हमने 19 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, और अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपके सामने रखता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, और एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है विवेक का 1। वेरी गुड बेटा, विवेक ने कैलकुलेशन भी कर दिया है। ये एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 2.50 माइनस 1.50 और ये 1, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, 1% हमारा एरर आ जाएगा। 1 इज अवर राइट आंसर। आज क्या बात है, और कोई भी दूसरा बच्चा बोल ही नहीं रहा है। एक बार तो सारे बच्चे है ना यस लिख करके मैसेज करें, ताकि मुझे ही पता चले कि कौन कौन बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके चलो ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी गुरु नीति, और गुरु नीति का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, if force F, length L and time T are assumed to be fundamental units, then the dimensional formula of mass will be। बेटा मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी, देखो क्या कहा गया है, यदि फोर्स लेंथ और टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए। अब तक हम फंडामेंटल किसको मानते थे, हम माना करते थे मास को, लेंथ को, टाइम को, करंट को, टेम्परेचर को, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 चीजों को फंडामेंटल मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मान लो यदि फोर्स फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो सीधी सी ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको, क्या कर लो, मास का तो फार्मूला लिखना है, फंडामेंटल कौन कौन माननी है, फोर्स, लेंथ और टाइम, इनकी पावर आप ए बी और सी लिख लो। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट के लगा लो, एफ पावर ए, एल पावर बी और टी पावर सी है बेटा। अब बस दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते चलो। देखो एम है मास, मास का हम क्या लेते हैं m1, l0, t0 लेते हैं। अच्छा के क्या है, के है बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कांस्टेंट के बारे में कभी कुछ नहीं बताता। अच्छा फोर्स का लिखो m1 l1 t-2, और पावर है बेटा a, और लेंथ का l1, पावर है b, टाइम का t1 और पावर है बेटा c। अब अगला स्टेप देखिए, m1 l0 t0 इज इक्वल टू, क्या m कोई दूसरा है, नहीं है, तो m की पावर a अकेला लिख दो। क्या l दूसरा है, बिल्कुल है, तो l की पावर a और यहाँ l की पावर b, तो दोनों का बेस सेम है, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा।
और टी की पावर -2a और प्लस सी हो जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ क्या कर दें, पावर को कंपेयर कर दो, करो भाई पावर को कंपेयर। m की पावर के बराबर तो a की वैल्यू आ गई भाई 1, l की पावर के बराबर तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 0। a आपने सोल्व किया हुआ है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b कितना हो जाएगा बेटा -1। b की वैल्यू भी आपके पास है, a की वैल्यू भी आपके पास है। आगे चलो, t की पावर के बराबर -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c आ जाएगा 2। और अब आप वापस पुट करवा दो, लो a b और c की वैल्यू कहाँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर जो लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1 में a b c की वैल्यू पुट करवा दोगे तो क्या आ जाएगा, मास का डायमेंशन आ जाएगा बेटा। फोर्स की पावर, फोर्स का डायमेंशन बता रही है, एल की जो पावर बनेगी बी वो एल का डायमेंशन बता रही है, और टी की जो पावर बनेगी वो टी का डायमेंशन बना रही है। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। एम का डायमेंशन हो जाएगा एफ एल और टी है, और एफ की पावर ए है 1, बी है -1 और टी है 2, तो ये आ जाएगा बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। कब, जब सॉरी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कब, जब फोर्स को, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल माना गया होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने का ये तरीका है। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। अब मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, आपको ये बताना है कि क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या नहीं है। सबसे पहले बताओ, क्या वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। देखते कौन कौन बच्चा जवाब देता है। वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया है विवेक ने, सरिता, विपिन, आयुषी, अंशुल, आकाश, उषा, वेरी गुड, अमन, सबका बिल्कुल सही है बेटा। यस, वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट चलिए, एंगल एंड स्ट्रेन, एंगल एंड स्ट्रेन बताइए क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो बेटा इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। क्यों होता है सेम, कारण सुन लो। क्योंकि बेटा ना तो एंगल का डायमेंशन होता ना स्ट्रेन का होता, दोनों डायमेंशन लेस हैं, तो एंगल का भी m0 l0 t0 होगा, स्ट्रेन का भी m0 l0 t0 होगा, मतलब दोनों डायमेंशन लेस होते हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख देता हूं एक बार मैं यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब देता है। क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अब की बार जवाब आया है यस सर, विपिन का जवाब आया है यस सर। तो एक बार जान लेते हैं विपिन से ही कि बेटा इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम कैसे है। अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं कि कैसे इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। विपिन, वेरी गुड बेटा, दोनों डायमेंशन लेस हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है विपिन ने, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। बस चलिए एक बार मैं आपको बाकी बच्चों को सिखा देता हूं कि ये दोनों डायमेंशन लेस कैसे हैं। आकाश और विवेक का आंसर आया था 9, जो कि गलत था। देख लीजिए बेटा, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास अभी आप पास करके आए हो बेटा, और 10th क्लास में आपने सीखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता था, म्यू, और ये होता था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगी, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, प्योर नंबर होता है, तो इसलिए दोनों डायमेंशन लेस हैं। तो अब लास्ट का ही ऑप्शन बच जाएगा, सीधी सी बात आ गई, बता देता हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट एच एंड एनर्जी। तो क्या इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम
नहीं होता है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। द क्वांटिटी, अब की बार देखना ध्यान से, क्वांटिटी x इज इक्वल टू, एक सेकंड इसमें दिख नहीं रहा है भाई मेरे को थोड़ा सा, एप्सिलॉन नोट एल वी ओवर टी। अच्छा, एप्सिलॉन नोट है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एल है लेंथ, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, टी है टाइम। डायमेंशंस ऑफ एक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है एक्स का। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके, एक तो बड़ा तरीका, एक छोटा तरीका। छोटा तरीका अभी आपको नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब आप 12th क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे और पोटेंशियल वगैरह निकालना सीखोगे तब आपको छोटा तरीका समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक अलग तरीके से, बड़े तरीके से करवा देता हूं। एप्सिलॉन नोट बेटा, एप्सिलॉन नोट होती है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और देखो करके दिखाता हूं। कूलम्ब्स लॉ होता है, एक चार्ज है बेटा Q1, एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में बेटा डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के बीच की फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये है ही बेटा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हमारे पास। अब सुनो, यहां से एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले आओ, तो एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट हो जाएगा Q1 Q2 ओवर 4 पाई को थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्योंकि 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, हटा दिया। अब याद कर लो, चार्ज Q1, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। ये बातें लिख लिया करो बेटा, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं अपना कॉपी पेन हमेशा खुला रखें और साथ में रखें, तुरंत साथ लिखते जाएं। जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, Q1 है चार्ज, चार्ज का AT, Q2 है चार्ज, चार्ज का भी क्या होता है AT। नीचे फोर्स का होता है M1 L1 T-2, और R है डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है L1, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2 हो गया बेटा। अब देखो ऊपर तो A1 A2 हो गया, T1 T2 हो गया, नीचे M1 L1 और L2 L3 हो गया, और T-2 ऊपर ले जाओ, M-1 L-3, और T पावर ऊपर जाके +4 और A पावर 2। तो ये तो आ गया बेटा किसका? एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ गया यहां तक? पोटेंशियल का कल की क्लास में मैंने सिखाया था, याद कर लो। कल की क्लास में मैंने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले सिखाए थे। तो पोटेंशियल का आपको वहां से याद होना चाहिए क्या आया था। अच्छा, बच गया किसका? लेंथ का आपको पता है, टाइम का आपको पता है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ना बेटा, तो जो चीजें कैंसिल हो रही होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास लास्ट में बचेगा A, और A तो करंट का डायमेंशन होता है, तो हम क्या कह देंगे? एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो करंट के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर आ गया। खुद से करके देखना फिर मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द डायमेंशंस ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, फिर इसे ठीक है। देखो ये भी बेटा दो तरीके से हो सकता है। किन दो तरीकों से हो सकता है बताता हूं आपको। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपने यदि 12th कर रखी होती ना, आप 12th में होते, तो आपको डायरेक्ट पता होता कि हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आपको डायरेक्ट पता होता है बेटा। तो आपको यदि ये पता होता एनर्जी बटे वॉल्यूम है ये पूरा, तो ऊपर तो आप एनर्जी का लिखते M1 L2 T-2, और नीचे आप वॉल्यूम का लिखते L3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता M1 L-1 और T-2, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। लेकिन यहां आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एप्सिलॉन नोट का लिखना पड़ेगा, मैंने पीछे लिखा हुआ है, फिर एनर्जी का लिखना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एनर्जी का स्क्वायर कैसे करोगे? एनर्जी का होता है M1 L2 T-2, और स्क्वायर करने का मतलब होता है बेटा M2 हो जाएगा, L4 हो जाएगा, T-4 हो जाएगा। तो आप वहां से भी सोल्व कर सकते हैं
और यदि आपको डायरेक्ट ये पता है, 1 मिनट करके दिखाता हूं फिर से, यदि आपको डायरेक्ट ये पता होता, आपने 12th क्लास पास किया हुआ होता, तो आपको पता होता बेटा कि हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी है, मतलब ये तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ऊपर एनर्जी का लिखते नीचे वॉल्यूम का लिखते, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इन बातों का ध्यान रखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, ए फोर्स एफ इज गिवन बाई, बेटा फोर्स एफ दिया गया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर। अब सुनना क्वेश्चन क्या है, वेयर टी इज टाइम, टी टाइम है, एफ फोर्स है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल आएगा बेटा पेपर में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे एक क्वेश्चन बनता है, बनेगा, जरूर बनेगा बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है बेटा, दो चीजों को जोड़ा गया, इन दो चीजों को, और उत्तर आया फोर्स, इसका मतलब A इंटू टी, ये भी फोर्स है, और इसका मतलब B इंटू टी का स्क्वायर भी क्या है, फोर्स है। वे दो चीजों को जोड़ेंगे, फोर्स आया, इसका मतलब पहले भी फोर्स थी दूसरी भी फोर्स थी, तभी तो फोर्स आंसर आया। अब आप यहां से लिख सकते हो A इंटू टी इज इक्वल टू फोर्स, तो बेटा A कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस टू, नीचे टाइम का होता है t1, ऊपर जाएगा तो m1 l1 और t माइनस थ्री। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ गया ये, बी का कैसे करोगे, याद करो पीछे लिखा हुआ है बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, तो बी हो जाएगा एफ बाई टी स्क्वायर। एफ है फोर्स, फोर्स का होता है m1 l1 t माइनस टू, और नीचे t का होता है टाइम का t1, t का स्क्वायर तो t का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, m1 l1 और t ऊपर जाके नेगेटिव t पावर माइनस फोर। तो ये आ गया बेटा b का डायमेंशनल फॉर्मूला, और वो आपके पास आ गया था a का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर है 25। ध्यान से सुन लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स क्या होता है, तो बेटा लुमिनियस फ्लक्स भी याद कर लो, ये बात याद कर, देखो धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, भाई शुरू के दिन तो आपको सारी बातें बताई नहीं जा सकती, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बातें आती जाएंगी, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप उनको नोट करते जाएं, उनको याद करते जाएं। और बेटा जो भी बातें आप इंपॉर्टेंट नोट में जो मैं बातें लिखवाऊं ना, उनको आप यदि 2-3 बार देख लोगे ना, कभी भी जर्नली, कभी भी बैठे उठते, कभी भी एक बार उनको पढ़ लोगे, तो चीजें फिर आपके लिए परमानेंट याद हो जाएंगी। लुमिनियस फ्लक्स पावर के बराबर होता है, तो लुमिनियस फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पावर के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है 26, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से सुन लीजिए। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, मास को मेजर करने में एरर कितनी है, तो भाई डेल एम ओवर एम इंटू 100 होती है, कितने दी हुई है 2%, और स्पीड वेलोसिटी के अंदर में एरर डेल वी ओवर वी इंटू 100, ये दी हुई है बेटा 3%। हमें क्या निकालनी है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बताओ काइनेटिक एनर्जी में एरर बतानी है। याद करो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में एरर कैसे निकालोगे, डेल ई ओवर ई इक्वल्स टू 1/2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल एम ओवर एम प्लस पावर आगे उतारो डेल वी ओवर वी, करवाया बेटा मैंने ये तो रेज टू सम पावर वाला। तो अब इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई। अब तो आप लिख सकते हो डेल एम ओवर एम इंटू 100%, मतलब 2% प्लस 2 इंटू ये 3, 2 3 जा 6 प्लस 2, आंसर आ गया 8%, 8% इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर है 27, देखिएगा
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इंक्रीज इन लेंथ बाय 2%। देखिए लेंथ में चेंज हुआ है, लेंथ में चेंज डेल एल ओवर एल इंटू 100 कितना हुआ है, 2% हुआ है। व्हेन हीटेड थ्रो 10 डिग्री सेल्सियस, ये वैसे उलझाने के लिए दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया तब उसका लेंथ इतना चेंज हुआ, हमने डायरेक्ट लिख लिया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन ए स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ 1 मीटर इज हीटेड। वेरी गुड। देखिए ये हमारे पास बेटा एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर की हर एक साइड कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। इसका एरिया बता दीजिए जल्दी। एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो अब मुझे, या सॉरी साइड मैंने एल माननी हुई है ना, तो आप क्या लिख लीजिए, आप एल का स्क्वायर लिख लीजिए। तो अब ए में एरर बताओ जल्दी, डेल ए ओवर ए कितनी हो जाएगी, 2 आगे उतारो, डेल एल ओवर एल इधर भी 100 से गुणा करो, इधर भी 100 से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू डेल एल ओवर एल कितना है 2, तो कितना आ गया 4%। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया इज 4%। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, क्वेश्चन दिया हुआ है द रेजिस्टेंस आर। आपको पता है बेटा 10th क्लास में पढ़ा है ना, तो मसला आर होता है वी ओवर आई, और पोटेंशियल वी दिया हुआ है कितना 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये लो इतना वोल्ट दिया हुआ है। और करंट, करंट आई दिया हुआ है बेटा 10 और प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, हमें क्या बताना है बेटा, व्हाट इज द टोटल एरर इन आर। आर के अंदर टोटल एरर निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो दिखाता हूं। आर है वी ओवर आई, याद करो बेटा दो चीजों को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन में एरर कैसे निकाली थी, क्वेश्चन में एरर जल्दी बताओ। तो बेटा क्वेश्चन में एरर निकाली थी डेल आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी प्लस डेल आई ओवर आई। ठीक है, अब अपने से क्या पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है क्या, बिल्कुल परसेंटेज एरर पूछा है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा डेल आर ओवर आर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी प्लस डेल आई ओवर आई, और मल्टीप्लाई फिर क्या कर देंगे 100%। आप मुझे जल्दी से बता दो क्या डेल वी दिया हुआ है, बिल्कुल बेटा ये तो होता है वी। एक बार कलर चेंज करके बताता हूं आपको, देखो वी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो है वी, और ये जो 5 है ये डेल वी है। ऐसे ही ये 10 तो है आई, और 0.2 क्या है डेल आई, सबकी वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए लेंथ में एरर कितनी दी हुई है, डेल एल ओवर एल इंटू 100%, और टाइम में कितनी दी हुई है डेल टी ओवर टी इंटू 100%। बेटा पानी वाला आ गया। देखिए लेंथ में, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूं, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम। हाँ बिल्कुल, लेंथ में दी हुई है 1%, टाइम में दी हुई है 2%। हमें फाइंड करना है बेटा द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी के अंदर एरर निकालनी है, मतलब डेल जी ओवर जी इंटू 100, ये अपने को फाइंड करनी है। याद करो बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब बेटा जी निकालना है ना बाहर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल ओवर जी। दो दोनों तरफ स्क्वायर किया, जी तो निकालना है ना, जी को ऊपर लाओ टी स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा जी इज इक्वल टू 4 पाई एल ओवर टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी। अब बेटा दोनों तरफ करो आप, क्या हो जाएगा डेल जी ओवर जी इज इक्वल टू 4 पाई का, तो ये तो कॉन्स्टेंट है बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ऊपर हो जाएगा डेल एल ओवर एल
प्लस 2 आगे उतारो, डेल टी ओवर टी, दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भी 100 से, पहले को भी 100 से और इसको भी 100 से। अब आपको सबकी वैल्यू दी हुई है, डेल एल ओवर एल 1% दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू टाइम में परसेंटेज एरर शायद 2 दी हुई है, तो 2 टू द 4 प्लस 1 5%। 5% इज द एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज योर आंसर बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और उसके लिए बेटा हमें पेज क्लियर करने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि हमारी पेज की लिमिट कितनी है, 12 पेज की लिमिट थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करवाता हूं आपको मैं अभी। ए फिजिकल क्वांटिटी पी, पी दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है पी, ए की पावर, एक सेकंड बेटा मैं थोड़ा इसको जूम करके देख लेता हूं, ए की पावर 3 और बी की पावर 1/2 ओवर सी की पावर -4 और डी की पावर 3/2, ऐसा दिया हुआ बेटा। अपने को क्या बताना है, द क्वांटिटी विच ब्रिंग इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज, बेटा ये बताना है कि जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो एरर में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, याद करो बेटा। देखो कैसे निकालते हैं, इस क्वांटिटी में एरर कैसे निकाली जाएगी, तो देखो डेल पी ओवर पी निकालने का तरीका है, ऊपर 3 है पावर ए की, 3 आगे उतारो, डेल ए ओवर ए लिखते, फिर प्लस बी की पावर उतारो और डेल बी ओवर बी लिखते, फिर प्लस ही होता है, कभी आप नीचे सोचो सी की पावर तो नेगेटिव है, प्लस ही रहता है, पावर उतारो और डेल सी ओवर सी लिखते, और फिर डी की पावर उतारते और डेल डी ओवर डी लिखते। अब सुनो बेटा, सबसे बड़ी मल्टीप्लाई कौन सी है, तो बेटा ये 4 इंटू डेल सी ओवर सी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया है बेटा। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो एरर में सबसे बड़ा योगदान देती है। एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है भाई, ध्यान रखना, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। जिस क्वांटिटी की पावर सबसे ज्यादा होती है वो एरर में भी सबसे ज्यादा योगदान देती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सुनिए, ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाई, एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा एक्स, और कैसे दी गई है, एक मिनट जूम करके देखना पड़ेगा भाई, एम, कैपिटल एम की पावर ए, कैपिटल एल की पावर बी और कैपिटल टी की पावर सी। और बेटा ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लग रहा हूं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास सेंड करेंगे आज। आज जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे शायद 31 या 32 तक मैं करवा दूंगा, तो इन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना के मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। शायद 8 क्वेश्चन हमारे और बच जाएंगे, वो हम कल करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखेंगे, एक बार मैंने करवा दिए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। अब देखो एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स दी हुई है, एम पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एम, एल, टी, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो ए को मेजर करने में परसेंटेज एरर कितनी है, डेल एम ओवर एम इंटू 100 ऐसी होती है ना, वो दी हुई है अल्फा। ऐसे ही लेंथ में कितनी दी हुई है बीटा, और टाइम में कितनी दी हुई है गामा। हमें क्या बताना है, परसेंटेज एरर इन द एक्स बताना है। अभी बताते हैं, देखो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या हो जाएगी बेटा, एम की पावर उतारो, एम की पावर है ए, और क्या हो जाएगा डेल एम ओवर एम, फिर प्लस पावर उतारो बी और डेल एल ओवर एल, और फिर पावर उतारो सी और डेल टी ओवर टी। ऐसे तो किया था हमने, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ए और मास में परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है अल्फा, प्लस लेंथ में कितनी दी हुई है बीटा, और प्लस टाइम में कितनी दी हुई है गामा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी प्लस गामा इंटू सी, दिस इज योर आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम और करवा देते हैं, टाइम हमारा ओवर हो चुका है। एक बेटा क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एक बार पेज क्लियर कर लेता हूं फिर करवाऊंगा आपको मैं। देखिए बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, और कैसे दी गई है, ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर सी एंड अंडर रूट डी। अपने से पूछा है बेटा यदि ए को मेजर करने में परसेंटेज एरर 13
2, एक मिनट देख लेता हूँ बेटा, 1322। ए को मेजर करने में एरर 1% है, बी को मेजर करने में परसेंटेज एरर 3% है, सी को मेजर करने में 2% है, और बेटा डी को मेजर करने में भी परसेंटेज एरर 2% है। बेटा पहले तो आप इस क्वांटिटी में एरर निकालनी सिखाओ मुझे, कैसे निकालते हैं? डेल ए ओवर ए इज इक्वल टू, पावर उतारो डेल ए ओवर ए, फिर पावर उतारो डेल बी ओवर बी, फिर पावर उतारो डेल सी ओवर सी, फिर पावर उतारो और डेल डी ओवर डी। ऐसे मत करना कि भी पावर तो नीचे है, नीचे वाली पावर ऊपर आगे नेगेटिव हो जाएंगी। आप माइनस प्लस नहीं लिखा था, प्लस ही लिखा जाता है बेटा हमेशा। अब देखो क्या दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 इंटू ए के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 1, फिर 3 इंटू बी के अंदर कितनी है 3, फिर सी के अंदर कितनी है 2, और फिर 1/2 डी के अंदर कितनी है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया? यहाँ तो रह गया 1, फिर 2, 3 3 जा 9, और ये 2, 2 9 11, और 2 13, और 14, 14% इज योर आंसर। 14% हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 32 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम कल सोल्व करेंगे बेटा, 8 क्वेश्चंस को। तो तब तक आप अपना यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लें, अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर करके देखें। मैं पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दूंगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आप लोगों के लिए बेटा मैं एक प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को लॉकडाउन में कुछ अच्छा मिल सके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।